हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजीव एंड वेलकम टू रेस विथ राजीव। डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के प्रोटो हिस्ट्री के बारे में, जो आद्य ऐतिहासिक काल का भाग रहेगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे पहले हमने एक वीडियो में डिस्कस कर चुका है जो प्री हिस्ट्री का भाग था, और जिसमें हमने किस प्रकार से मानव विकसित हुआ और वो कई चीज़ों का उसमें खोज किया था और कैसे उसका उपयोग करना सीखा था। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक सभ्य मानव के बारे में, जो एक सभ्यता में रहकर पला बढ़ा और उसको विकसित करने में अपना जीवन लगाया। जी, हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 100% देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है क्या और इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा कैसे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता के, अगर समय की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक की। यह कालखंड सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चली। और अगर बात करें कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों देते हैं, तो अगर देखा जाए मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे पली बढ़ी, जिसके कारण इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो अगर उसको देखें हम मैप पर, तो यहाँ पर मानसरोवर झील है और इसी मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। और ये नदी भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए जाकर अरब सागर में गिरती है। तो इसी नदी के तट पर यह सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली और यही कारण था कि इसका नाम हम सिंधु घाटी सभ्यता रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सी चीज़ें थी, इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें हम करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। सिंधु घाटी जो सभ्यता हम पढ़ने वाले हैं, ये आद्य ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। आद्य ऐतिहासिक काल। और मैंने आपको बताया था कि इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये आद्य ऐतिहासिक काल का हिस्सा है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, इसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यह लिखित साक्ष्य पढ़ने योग्य नहीं है। तो ऐसा कौन सा ये लिखित साक्ष्य था, किस लिपि में लिखा हुआ था कि इसको हम पढ़ नहीं सकते? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, देखिए यहीं से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक लिपि थी। यह भावचित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। और भावचित्रात्मक लिपि जो थी यह मात्र लिखी हुई थी, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता था। इसको देखकर उसमें से जो भाव छलकते थे, उस भाव से ही इस बात का पता लगाया जाता था कि आखिर उस काल में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो उस समय की लिपि कुछ इस प्रकार से हुआ करती थी कि मतलब कि एक जानवर इस तरीके से बना दिया जाता था, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए इसका मैंने ये सूंड बना दिया और यहाँ पर एक आदमी होता था और इसके एक हाथ में हम यहाँ पर ऐसे हथियार पकड़ा देते थे। तो ये जो है ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये जो आदमी है ये इस हाथी का क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है। मेरी ड्राइंग थोड़ी माशा अल्लाह है, उस पर आप काफ़ी ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन भाव चित्रात्मक शैली में इसी प्रकार से लेख को लिखे जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत 2500 ईसा पूर्व से होती है और सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 350 शहरों की खोज हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 350 शहरों की खोज हुई है, जिसमें से 200 शहर भारत में पाए गए और 150 शहर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकों में पाए गए। तो हम देखते हैं मैप पर कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक देखने को मिलता है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे
कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वेक्षण किसने किया, इसकी जानकारी किसने दी, इसका खुदाई किसने कराया, इन सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक रहा। तो हम इसको मैप के ही थ्रू देखेंगे, मैप से ये बढ़िया से समझ में आ जाता है। ये हमारा भारत और यहाँ से ये हिस्सा जाता है पाकिस्तान को, और यहाँ पर ये अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर थोड़ा सा हम ये से कर देते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान का सबसे पश्चिमी इलाका बलूचिस्तान कहलाता है, जो ये हिस्सा है, इसको हम बलूच कहते हैं, मतलब ये बलूचिस्तान है, और इसके ऊपर अफ़गानिस्तान, ये हमारा भारत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी छोर था वो बलूचिस्तान में ही देखने को मिला, ग्वादर बंदरगाह के पास में, और इस जगह को हम सुतकांगे डोर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर मिला उसका नाम था सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी शहर था उसका नाम था सुतकांगे डोर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी छोर था वो हमको जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, जिसको हम मांडा के नाम से जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी इलाका मांडा के नाम से जाना जाता है। तीसरी चीज, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी इलाका था वो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर नामक जगह पर देखने को मिला। आलमगीरपुर। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी इलाका था वो महाराष्ट्र के दाइमाबाद को कहा जाता है। जो सबसे दक्षिणी इलाका है उसका नाम है दाइमाबाद। दाइमाबाद। ये जो भी शहर थे, ये शहर किसी न किसी नदियों के किनारे ही बसे हुए थे। जैसा कि कहा जाता है कि एशिया जो है वो सभ्य मानव का पालना कहा जाता था, क्योंकि जितने भी सभ्य मानव हुए वो किसी न किसी नदी के किनारे ही रहे, और जो भी सभ्यताएं विकसित हुई वो किसी न किसी नदियों के किनारे विकसित हुई। चाहे आप मिस्र की सभ्यता को ले लीजिए तो वो नील नदी के किनारे विकसित हुई। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। अगर हम चीन की सभ्यता की बात करते हैं तो वो पीली नदी के तट पर विकसित हुई। तो मुख्य रूप से जितने भी सभ्यताएं हमको देखने को मिलती हैं वो सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर ये जो हमने दिखाया है ये एक्चुअली में एक तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, कि सबसे पश्चिमी जो सिंधु घाटी सभ्यता का शहर हमें मिला है वो सुतकांगे डोर है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में देखने को मिलता है। इसका जो उत्तरी छोर है वो जम्मू कश्मीर के मांडा जिले में है। जो पूर्वी छोर है, पूर्वी छोर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसका विकसित नहीं हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा पूरब में नहीं देखने को मिलता है, बस थोड़ा सा है। और ये उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है, और महाराष्ट्र के दाइमाबाद में हमको सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था। तो यहाँ पर अगर बात करें नक्शे को, तो जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं। जो नीचे का हिस्सा होता है ये साउथ होता है, दाहिना वाला हिस्सा ईस्ट, और बायां वाला हिस्सा जो होता है वेस्ट होता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अगर देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार, पीसीएस के भी क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो इसको अगर मिलाते हैं हम, तो आप ध्यान से देखिए, अगर इसको हम मिलाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पूरब में नहीं है, हल्का सा है। तो इसको हम एक लाइन में अगर ले लें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है या सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो कैसा आकार है, तो ट्रायंगुलर शेप में है, त्रिभुजाकार आकार है, त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार होता है, ठीक है ये बात। अब बात करें कि ये जो मुख्य रूप से जो इसके विस्तार है ये किन किन नदियों के तट पर देखने को मिलते हैं, तो इसको हम एक ट्रिक से समझते हैं जो कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए, सम का मतलब क्या होता है,
हम अगर सम करते हैं तो सम को इंग्लिश में ऐड कहा जाता है। ऐड मतलब जोड़ना, सम करना यानी कि ऐड करना। ठीक है। सम से स से सूतकांगे डोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर और डी से दाइमाबाद। ठीक है। इतिहास की अगर बात करें तो हमारे देश में डच आए थे, आए भी और चले भी गए। इसका ये तो मतलब नहीं हुआ कि जो डच थे वो दुनिया से चले गए, यानी कि डच हैं लेकिन भारत में नहीं। डच हैं लेकिन भारत में नहीं, पर भारत में नहीं। डच हैं पर भारत में नहीं। भाई डच तो आए थे, आकर चले भी गए, लेकिन भारत में नहीं है। डच हैं पर भारत में नहीं। तो भारत में नहीं से हमें कोई लेना देना नहीं है। भाई भारत में नहीं है तो हम क्यों उनको भारत में पढ़ें। तो अब यहां पर देखिए, स से सूतकागेंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर और डी से दाइमाबाद। अब बात करें कि किन नदियों के किनारे है, तो सूतकागेंडोर जो है वो दास्क नदी के तट पर है। डी से दास्क, दास्क नदी के तट पर सूतकागेंडोर है। मांडा चिनाब नदी के तट पर है। मांडा जो है ये चिनाब नदी के तट पर है, जो कि सिंधु नदी का एक सहायक नदी है। सिंधु नदी के 5 सहायक नदियां होती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो उसी में से चिनाब नदी पर है। आलमगीरपुर है, यानी कि हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर है। हिंडन, ठीक है, हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर है। और जो दाइमाबाद है यह प्रवरा नदी के तट पर है। प्रवरा, कभी कभी क्वेश्चन में प्रवरा नहीं रहता है, तो अगर क्वेश्चन में प्रवरा नदी नहीं दिया है तो हम वहां पर गोदावरी नदी को भी सही करते हैं, क्योंकि प्रवरा नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो अगर ऑप्शन में प्रवरा नदी नहीं मिलता है तो हम गोदावरी को ट्रिक कर देंगे। गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ वो पश्चिम में सूतकागेंडोर, उत्तर दिशा में मांडा, पूर्व दिशा में आलमगीरपुर और दक्षिण दिशा में दाइमाबाद। सूतकागेंडोर जो है वो दास्क नदी के तट पर है, मांडा चिनाब नदी के तट पर है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है और दाइमाबाद प्रवरा नदी के तट पर मौजूद है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है। सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 350 शहरों को खोजा गया, जिसमें से 200 शहर भारत में पाए गए और 150 शहर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाकों में पाए गए। क्या हम 350 शहर के बारे में अध्ययन करेंगे? इतना संभव नहीं है। और दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे देखने को नहीं मिलते हैं। एग्जाम में कुछ मुख्य शहर हैं जिनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे हम हड़प्पा पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं, सूतकागेंडोर को पढ़ते हैं, चनहूदड़ो पढ़ते हैं, लोथल पढ़ते हैं, राखीगढ़ी पढ़ते हैं, बनमाली पढ़ते हैं। तो इनसे मुख्य रूप से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वेक्षण किसने किया, खोज किसने किया। अब इनकी खोज की बात करते हैं तो कुछ इसमें अब इंसानों को भी घुसाया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया, इसकी जानकारी किसने दी, इसका सर्वेक्षण किसने किया, पुरातत्व विभाग की स्थापना किस अंग्रेज ने भारत में किया। इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुरातत्व विभाग की स्थापना भारत में किसने किया, वहीं से शुरुआत होगी। तो लॉर्ड कर्जन को पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन। ठीक है। पुरातात्विक विभाग की पुरातात्विक विभाग की स्थापना करने वाले अंग्रेज थे भाई साहब, ये लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ने भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की। सिंधु घाटी सभ्यता की मैसेज किसने दिया, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया किसने? तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता
के बारे में जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैसेज दिया था। तो मैसेज से याद रखेंगे कि चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दिया था। ठीक है, ये बात। आगे बात करें, इसका सर्वेक्षण किसने किया? भाई वो तो जानकारी दिया कि देखो भारत, पाकिस्तान, भारत के उत्तरी इलाके पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुछ ऐसी चीजें जमीन के नीचे दफन हैं जो कि आने वाले टाइम में एक बहुत ही रहस्यमयी चीजों का कारण बन सकता है। तो उसने तो ये चीजें बताकर चल गया, लेकिन उसके बारे में डीपली अध्ययन किसने किया, उसका सर्वेक्षण किसने किया? तो कहा जाता है कि भारत में जो पुरातत्ववेत्ता थे उनका नाम था कनिंघम। तो कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया? तो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण कनिंघम ने किया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण कनिंघम ने किया था। कनिंघम ने किया था। इन्हें भारत का पुरातत्ववेत्ता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत में जो पुरातत्व चीज़ों को संग्रहालय में रखा जाता है उसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, दुनिया का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है पुरातत्व वस्तुओं का, वो जो संग्रहालय है वो लंदन के कोपनहेगन में स्थित है, और भारत का जो है उसको इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, और ये जो है भुवनेश्वर में है। तो आगे बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने किया था। जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई करवाई थी। सिंधु सभ्यता की खुदाई, सिंधु सभ्यता की खुदाई, सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने शुरू कराई थी? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की खुदाई शुरू कराई थी, और इसकी खुदाई 1921 ईस्वी से शुरू हुआ था। 1921 ईस्वी से सिंधु सभ्यता की खुदाई शुरू हुई थी, और सिंधु सभ्यता की खुदाई करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम था दयाराम साहनी, जो भारतीय थे। तो सबसे पहले दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खुदाई शुरू की थी, और उन्हीं के द्वारा सन 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले शहर हड़प्पा की खोज हुई थी। चूंकि सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जब इन्होंने खुदाई शुरू किया तो उनको कौन कौन सी चीजें देखी। तो ध्यान से इस बात को सुनिएगा। जब दयाराम साहनी खुदाई कर रहे थे तो खुदाई के दौरान कभी कभी उनका छेनी हथौड़ा ऐसे जगह पर जाकर लगता था जहां की जमीन काफी कठोर थी। ठीक है, और कुछ जगहों पर मिट्टी जो होती थी या जो जमीन थी वो काफी नरम थी। तो वो इस तरीके से खुदाई कर रहे थे, तो अचानक उनका हथौड़ा छेनी जाकर एक कठोर वस्तु से टकराया। तो उन्होंने जॉन मार्शल से कहा कि यहाँ की जो मिट्टी है या यहाँ की जो जमीन है बहुत कठोर है, तोड़ दे क्या? तो जॉन मार्शल ने कहा कि नहीं भैया, ऐसा करने से सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। आराम से जितनी दूर की जमीन कठोर है उस जगह को छोड़ दो और दूसरे जगह की खुदाई शुरू कर दो। तो जैसे मान लीजिए उन्होंने खुदाई शुरू किया, तो वो यहाँ से ऐसे खोद रहे थे, तो अचानक उनका हथौड़ा छेनी इस पर आकर लगा, ठक की आवाज आई। उन्होंने कहा कि ये जमीन कठोर है। जॉन मार्शल ने कहा इसको छोड़ दो, आगे बढ़कर खुदाई करो। तो उन्होंने जब आगे खुदाई किया तो यहाँ की कुछ जमीनें क्या थी, नरम थी, खोद के निकाल दिया। अचानक फिर से उनका जो था खट्टे से लगा। कहा कि यार फिर ऐसी बात है, कहा कि फिर छोड़ दो, आगे की खुदाई करो। फिर उन्होंने आगे खोदा तो फिर ऐसे मिला। फिर उनका जाकर क्या हुआ, ऐसे टकराता गया आगे की ओर, ये बढ़ते गए। तो जब ऐसे खोदते चले गए तो बाद में देखा तो कहा अरे ये तो एक सीढ़ी बन रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नीचे उतरने का रास्ता है।
तो ऐसे इन्होंने खुदाई करते चले गए, चारों दिशाओं से खुदाई किया। तो जब वो खुदाई करते रहे इसी सीक्वेंस में, तो उनको इस तरीके से क्या हो रहा था, एक बहुत बड़ा सा कमरे नुमा उनको देखने को मिला। आगे उन्होंने खुदाई शुरू किया तो वहां पर दूसरे टाइप की आवाज आई। जब वो दूसरे जगह पर खुदाई कर रहे थे तो उनको दूसरे तरीके की आवाज आ रही थी, ठीक है, ऐसे थी, उसको वो खुदाई कर रहे थे। तो जब उनका हथौड़ी छेना इस पर लग रहा था तो वहां से खाली वस्तु की तरह आवाज आती थी। जैसे कि अगर हम खाली डिब्बा लेकर उसको पीटते हैं तो उसमें से ढब ढब की आवाज निकलती है। तो जब वो यहाँ पर उनका हथौड़ी लग रहा था तो आवाज उस टाइप का निकल रहा था। तो मार्शल से कहते थे, यार मार्शल यहाँ पर क्या है कि आवाज दूसरे टाइप की आ रही थी। तो मार्शल ने बोला कि थोड़ा बगल में ठोक कर देखो। तो जब बगल में ठोके तो आवाज यहाँ से डिफरेंट थी। उन्होंने कहा ठोकते हुए चल आगे। तो ठोकते हुए आगे चल रहे थे, है ना, इधर से ठोकते हुए आए, इधर से भी ठोकते हुए आ रहे थे, इधर से भी ठोकते हुए, यहाँ से भी ठोकते हुए जब आ रहे थे तो बीच में उनको एक बहुत गहरा सा कुआं टाइप को देखने को मिला। लेकिन एक्चुअली में वो कुआं नहीं था, वो क्या था, मैनहोल था, गटर था। और उन्होंने जब इसको साफ किया तो देखा कि ये तो नाली टाइप का बना हुआ है जो कि पक्के ईंटों से क्या है, ढका हुआ है। और ये सारी नालियां आकर किसी एक मैनहोल में मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी नालियां हैं और ये नालियां आकर किसी एक गटर से मिल रही हैं। तो जब उन्होंने इस तरीके की खुदाई की तो उनको लगा कि यह जो चीज़ें हैं यह एक सीक्वेंस में बनाई गई हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये नाली है, यहाँ पर उन्होंने खुदाई किया था तो उनको यहाँ पर ऐसे घर मिले हुए थे, ठीक है। फिर यहाँ पर उनको ऐसी ही नाली देखने को मिली थी। फिर इधर भी उन्होंने किया तो यहाँ पर उनको घर मिले हुए थे और इसके नीचे यहाँ पर उनको नालियाँ मिली थी। तो जब उन्होंने देखा तो कहा कि यहाँ पर जो घर बनाने का सिस्टम यूज किया गया है वो ग्रिड सिस्टम यूज किया गया है। ग्रिड पद्धति में यहाँ पर घर को बनाया गया है। तो जब उन्होंने कंप्लीट खुदाई कर लिया तो उनको पूरा का पूरा एक शहर प्राप्त हुआ और पूरा का पूरा शहर ऐसे ही ग्रिड सिस्टम में बना हुआ था। तो उन्होंने कहा कि यह जो सिंधु सभ्यता है यह एक प्रकार से नगरीय सभ्यता है। तो सिंधु सभ्यता इतिहास के दौर की एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। यह एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। अब इसको अगर हम देखें तो सुनकर भी बड़ा आश्चर्य होता है कि आज से 4500 साल पहले, 4500 साल पहले के लोग इतने सभ्य थे और इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे कि उस समय जिस दुनिया में वो लोग रहते थे वो एक शहरी सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। वह एक शहरी सभ्यता थी। मतलब कि क्या निकल के आ रहा है कि उस समय का भी मानव वेल डेवलप्ड था, इसीलिए तो वो इस तरीके के पद्धतियों का इस्तेमाल करके वो अपने घरों को बनाया करता था। यही तक नहीं, इनके घरों के किनारे पर चौड़ी सड़कें भी देखने को मिली थी, ठीक है। और ये जो सड़कें थीं, ये सड़कें इस प्रकार से बनी हुई थी कि इन सड़कों से पतली पतली सड़कें गलियों तक गई हुई थी। और यहाँ जो मुख्य सड़क थी, मुख्य सड़क पर बने हुए घरों के जो मुख्य दरवाजे थे यह सड़क की ओर न खुलकर सड़क के पीछे की ओर खुलते थे। अब ऐसा क्यों होता था? तो उस समय सोचिए उसका दिमाग कितना चलता था मानव का, कि वह जानता था कि यह चौड़ी सड़क है, इस पर बैलगाड़ियां दौड़ेंगी तो धूल उड़ेंगे और वह धूल सीधे हमारे घरों में जाएंगे। साथ ही साथ हमारे बच्चे अगर सड़क पर खेलेंगे तो हो सकता है कि एक्सीडेंट भी हो जाए। तो भैया उस समय चालान वालान कटता नहीं था, बैलगाड़ी का कौन चालान काटेगा? तो क्या करते थे कि जो अपने घरों के मुख्य दरवाजे हुआ करते थे वो मुख्य सड़क से पीछे की ओर खुले रखते थे, बल्कि खिड़कियां जो होती थी वो मुख्य सड़क की ओर खुली रहती थी। तो ये सारे जो चिन्ह थे वो इस बात को दर्शाते थे कि जो सिंधु सभ्यता थी वह एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। तो प्राचीन समय की सिंधु सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जो कि नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इतिहास में एकमात्र ऐसी कौन सी सभ्यता थी, एकमात्र ऐसी कौन सी सभ्यता थी जो कि नगरीय सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता थी। दूसरी बात, सिंधु सभ्यता में घरों को बनाने के लिए किस प्रकार की पद्धति का इस्तेमाल किया गया था? तो ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल करके घरों को बनाया जाता था।
क्या मुख्य सड़क के सामने दरवाजे खुलते थे? तो नहीं, जो घरों के दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क के अपोजिट डायरेक्शन में खुलते थे, जबकि खिड़कियां जो होती थी वो मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की वो मुख्य कौन कौन सी शहरें थीं जो खुदाई में देखने को मिली और उनसे कौन कौन से साक्ष्य देखने को मिले, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आती है हड़प्पा की। तो हम बात करेंगे हड़प्पा की। हड़प्पा हड़प्पा की खुदाई सन 1921 ईस्वी को दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर माउंट गोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है। किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर है। पाकिस्तान के किस जिले में है? तो माउंट गोमरी जिला, माउंट गोमरी जिला में हड़प्पा है। ठीक है ये बात, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हड़प्पा की खुदाई किसने किया? तो हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने किया। कब किया? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। यह किस देश में है? पाकिस्तान में। किस जिले में? माउंट गोमरी जिला में है। अब हड़प्पा जो थी यह एक प्रकार से यहाँ पर निम्न तबके के लोग रहा करते थे। अब उस निम्न तबके में कुछ ऐसे भी लोग, भाई कोई भी होगा तो वह अपने जीविका के लिए कोई ना कोई रोजगार तो रखा ही होगा। तो हड़प्पा में मुख्य रूप से कुम्हार रहते थे जो मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। तो अगर वहाँ पर कुम्हार होंगे तो वहाँ से कुम्हार का चाक मिलना श्योर है। ठीक है, तो हड़प्पा से सबसे पहली चीज़ क्या मिली? कुम्हार की चाक। क्या मिला देखने को? कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक आप समझते होंगे बेहतरीन ढंग से, एक डिस्क नुमा होता है बड़ा सा, उस पर लकड़ी लेके ऐसे ऐसे घुमाता है तो वो चक्का घूमता है, तो उसी पर वो मिट्टी के क्या करता है? बर्तन बनाता है। तो यहाँ से क्या मिला है? कुम्हार का चाक मिला है। जो कुम्हार होते थे वो क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो उस समय इनकी यही क्या होती थी? मिट्टी के बर्तन बनाना ही उनकी मुख्य जीविका का एक विषय हुआ करता था। तो वो भारी मात्रा में क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब जब ज़्यादा मात्रा में वो मिट्टी के बर्तन बनाएंगे तो क्या अकेला वह कुम्हार सक्षम होगा कि वो सारे मिट्टी के बर्तन को संभाल के रख पाए? नहीं। तो इसके लिए वो मजदूर लगाता था। मजदूर यानी कि श्रमिक लगाता था। अब वो श्रमिक उसके यहाँ रहकर काम करेंगे तो जंगल में तो सोने जाएंगे नहीं, तो श्रमिकों के लिए क्या बनाया गया था? आवास। तो वहां से क्या दूसरी चीज देखने को मिली? श्रमिक आवास। श्रमिक आवास। क्या देखने को मिला वहां से? श्रमिक आवास देखने को मिला। अब ये श्रमिक जिस जगह पर रहेंगे तो भैया वो हवा पीकर रहेंगे नहीं ना, तो उनको खाने के लिए भोजन चाहिए। अब श्रमिक वहां पर ज्यादा मात्रा में थे तो 2-4 बोरा में तो वो खा नहीं पाएंगे, तो उनके लिए क्या किया जाता था? बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज का भंडारण किया जाता था। तो हड़प्पा से तीसरी चीज जो देखने को मिली वह था अन्नागार। क्या था? अन्नागार। तो अन्नागार में क्या किया जाता था? अनाज को एकत्रित करके रखा जाता था। भाई ये सब के सब इंसान थे। दूसरी बात, ये सभ्य इंसान थे, तो जो सभ्य इंसान होगा वो पूजा पाठ भी तो करता होगा, है कि नहीं? तो उनके यहाँ एक मूर्ति मिली थी, उस मूर्ति को मातृ देवी की मूर्ति कहा गया, यानी कि वो मातृ देवी की मूर्ति की पूजा किया करते थे। यहीं से एक चीज और निकल के आती है कि अगर ये मातृ देवी की पूजा कर रहे थे तो सिंधु सभ्यता का समाज कैसा हुआ करता था? पितृसत्तात्मक कि मातृसत्तात्मक? तो भाई जाहिर सी बात है कि वहां पर मातृ देवी की मूर्ति मिली है, दैट मीन्स कि वहां का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था।
अब यहीं पर समझ लीजिए कि मातृसत्तात्मक समाज और पितृसत्तात्मक समाज का मतलब क्या होता है। जैसे नाउअडेज देखा जाए तो हम लोग जिस समाज में रहते हैं यह पितृसत्तात्मक समाज है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारी पहचान हमारे पिता के नाम से होता है। तो ऐसा समाज जहां पर आपकी पहचान आपके पिता के नाम से होता है तो ऐसे समाज को हम पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। वहीं अगर हम अपने ननियावरे चले जाएं, मतलब कि नानी के घर चले जाएं, तो वहां पर हमें हमारे पिता के नाम से न जान के हमें हमारी माता जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा ननिहाल जो होता है वो मातृसत्तात्मक होता है, जबकि हमारा खुद का घर जो होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। तो यहां से क्या देखने को मिला? मातृदेवी की मूर्ति। ठीक है, और सिंधु सभ्यता का समाज कैसा होता था? मातृसत्तात्मक होता था। ठीक है, तो वहां से क्या देखने को मिला? मातृदेवी की मूर्ति देखने को मिली। एक चीज और बताइए, ये श्रमिक जो थे वो भोजन करते थे तो उनके लिए अनाज इकट्ठा करके रखा जाता था। तो ये जो अनाज इकट्ठा करके रखा जाता था, मैंने आपको बताया था कि प्राचीन मतलब जब प्री हिस्ट्री आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि कहीं कहीं से गेहूं के भी साक्ष्य देखने को मिले थे, कहीं कहीं से धान के भी साक्ष्य देखने को मिले थे। आज के टाइम में भी हम धान की कटाई करते हैं तो क्या धान खाकर जिंदा रहते हैं? नहीं ना, धान से चावल निकलता है और चावल को हम खाते हैं। तो उस समय कोई धान दरने वाली मशीन होती नहीं थी, तो धान की कुटाई होती थी। धान की कुटाई किस में होती थी? लकड़ी की ओखली में। तो यहां से क्या देखने को मिला है? लकड़ी की ओखली। लकड़ी की ओखली क्या देखने को मिला है? लकड़ी की ओखली। अब लकड़ी की ओखली में भाई वो अनाज कूटता था, कूट कर खाता था, समय बिताता था। जवान बच्चा से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, बूढ़ा होने के बाद क्या होगा? मरेगा। भाई क्या होगा उसके बाद? तो उसको मरना तय है। तो जो निम्न तबके के लोग थे, मतलब हड़प्पा की सभ्यता में कहीं कहीं पर इंसानों को दफनाया भी जाता था और कहीं कहीं पर इंसानों के शव को जलाया भी जाता था। तो हड़प्पा में क्या होता था कि इंसानों के शव को जलाया नहीं जाता था, दफनाया जाता था। तो यहां से क्या मिला? ताबूत मिला। ताबूत। ताबूत क्या होता है? तो ताबूत लकड़ी का एक इस प्रकार से बॉक्स टाइप का बना रहता है और इसी में क्या किया जाता है, जब इंसान मर जाता है तो उस इंसान को इसी के अंदर रख के ऊपर से कील वगैरह ठोक के मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता था। ठीक है, तो ये ताबूत मिला। तो इस ताबूत में इंसान को भर के दफनाया जाता था। तो जिस जगह पर इंसान के शवों को दफनाया जाता है उसको कहते हैं कब्रिस्तान। तो यह जो ताबूत था, यह जिस कब्रिस्तान से मिला उस कब्रिस्तान का नाम है R37 कब्रिस्तान। R37 कब्रिस्तान। तो इसको R37 कब्रिस्तान की भी खोज कहाँ पे हुई? हड़प्पा से। तो हड़प्पा से एक और चीज मिली क्या? R37 कब्रिस्तान देखने को मिला। ठीक है, और दूसरी चीज कि वहां पर कुछ जानवर भी हुआ करते थे जो मतलब भारी मात्रा में वो जानवरों का भी प्रयोग करते थे। चूंकि हम सीख चुके हैं प्री हिस्ट्री में कि जो मानव होता था वो जानवरों को क्या करता था? पालता था। और सबसे पहला पालतू जानवर उसने किसको बनाया था? कुत्ते को बनाया था। जब वो एक जगह पर रहकर खेती करना शुरू कर दिया तो अन्य जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में यहाँ से हाथी की खोपड़ी का अवशेष भी मिला है। क्या मिला है? हाथी की खोपड़ी। हाथी की खोपड़ी क्या मिला है? हाथी की खोपड़ी। और एक सींग वाला जानवर, हम कह सकते हैं एक सींग वाला जानवर भी देखने को मिला है। अब ये एक सींग वाला जानवर तो था लेकिन यह गैंडा नहीं था। एक सींग वाला जानवर, अब ये किस प्रकार का जानवर था इसकी जानकारी नहीं दिया हुआ है। तो एक सींग वाला जानवर, परंतु यह गैंडा नहीं होता था। तो सबसे ज्यादा देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में जिन मोहरों का उपयोग किया जाता था उस मोहरों पर भी इसी एक सींग वाले जानवर की छवि छपी रहती थी। उसके तस्वीर को ऐसे करते थे, कच्चे मिट्टी पर मोहर मार के बना देते थे एक सींग वाला जानवर। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा
जो शहर की खोज की गई, हड़प्पा के शहर से मुख्य रूप से इन चीज़ों की खोज हुई। तो हम इन्हीं को एक बार और रिवाइज करते हैं और इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा जो यहाँ से साक्ष्य मिला उसको मैंने एक सीक्वेंस में एक कहानी की तरह आपको याद करा दिया। अब उसी को हम क्या करेंगे, दोहराएंगे। तो जो हड़प्पा की सभ्यता थी वहाँ पर इंसान रहते थे। तो भाई इंसान जो होंगे वो खाने के लिए कोई ना कोई काम करेंगे। तो वो क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यानी कि वहाँ से क्या मिला, कुम्हार का चाक। अब जो कुम्हार का चाक मिला तो वो मिट्टी के बर्तन बनाएगा। तो उन बर्तनों को संभालने के लिए वो मजदूर लगाएगा और मजदूरों को रहने के लिए घर की आवश्यकता होगी। तो कुम्हार के चाक के बाद क्या मिला, श्रमिक आवास। श्रमिक जहां पर रहेंगे उनको खाने के लिए खाना चाहिए। तो अनाज का भंडारण किया गया। तो वहां से क्या मिला, अन्नागार मिला। अब ये लोग खाना वगैरह खाएंगे तो सुबह शाम उठकर ये पूजा पाठ करते थे। तो वहां से दूसरी चीज क्या देखने को मिली, मातृ देवी की मूर्ति देखने को मिली। अब ये मातृ देवी की मूर्ति की क्या करते थे, पूजा करते थे। तो मातृ देवी की मूर्ति मिलने से यह भी तय होता है कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कैसा समाज था, मातृसत्तात्मक था। कैसा था, मातृसत्तात्मक था। यह अनाज तो काट के लाते थे, उसकी साफ सफाई किसमें करते थे, लकड़ी की ओखली में। तो हड़प्पा से क्या मिला, लकड़ी की ओखली मिला। समय बीता, इंसान मर गया तो इंसानों को दफनाया जाता था। दफनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता था, ताबूत का इस्तेमाल होता था। और उस ताबूत को ले जाकर कब्रिस्तान में दफना देते थे। तो वहां से एक कब्रिस्तान मिला है जिसको R37 कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। कुछ जानवरों के भी अवशेष मिले जैसे कि हाथी की खोपड़ी और एक सींग वाला जानवर देखने को मिला। तो आज हमने डिस्कस किया हड़प्पा की सभ्यता और शुरुआत किया सिंधु घाटी की सभ्यता। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको पसंद किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य शहरों के साथ। तो बने रहिए रेस विथ राजीव के साथ।